बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामवीर नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके घर के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उसकी पत्नी बिमला भी बहुत बीमार रहती थी। उसकी एक बेटी थी राधा, जो उसकी देखभाल करती थी और घर का कामकाज भी करती थी। राधिका बेटा, मैं लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ। तू अपनी माँ का ख्याल रखना। पिताजी, माँ की दवाइयाँ लानी हैं। उनकी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। उन्हें समय पर दवाइयाँ ना मिली तो उनकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। रामदीन कहता है, ठीक है बेटा, मैं आते समय में लेता आऊँगा। लकड़ियों को बेचकर आज जो कुछ भी पैसे मिलेंगे उनमें मैं लकड़ियाँ लेता आऊँगा। लेकिन फिर राधिका कहती है, पिताजी, आपको लकड़ियों के बदले कितने कम दाम मिलते हैं। इसमें तो हमारा गुजारा भी नहीं हो पाता। पिताजी, और उसमें हमें माँ की दवाइयाँ भी लानी पड़ती हैं। हमें कब तक ऐसे ही जीना पड़ेगा। पिताजी, मैं कह रही थी कि मैं भी गांव में लोगों के घर थोड़ा बहुत काम करके कुछ पैसे कमा लूं। घर चलाने में थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। हमारे गांव में जो पैसे वाले लोग हैं, उनके यहाँ तो मुझे काम मिल ही जाएगा। अगर आप कहें तो मैं उनसे बात करके देखूं। मैं आपका हाथ बटाना चाहती हूँ पिताजी। मैं जानती हूँ आप दिन रात बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि ना तो उन पैसों से हमारा गुजारा हो पाता है और ना ही माँ की दवाइयाँ समय पर आ पाती हैं। इसलिए माँ की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। बेटा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तू मेरे जीते जी काम करने नहीं जाएगी। और बेटा, तुम्हारा घर पर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम जानती हो तुम्हारी माँ की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है। तुझे उसके पास दिन भर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बेटा, तू तो जानती है ना, मैं तो दिन भर लोगों के यहाँ काम पे जाता हूँ। और अगर तुम भी काम पर जाने लगी तो तुम्हारी माँ का ख्याल कौन रखेगा बेटा? उसे कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। तुम तो जानती हो कि वह अपनी जगह से उठ भी नहीं पाती। पिताजी, आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों ना आप ये लकड़ियों का काम छोड़कर कुछ और काम देख लें। हमारे गांव के जो अमीर लोग हैं, आप उनके पास जाइए, उनसे बात करके देखिए। शायद वह आपको कोई काम दे दें। हाँ बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। लकड़ियाँ बेचने से कुछ नहीं हो पा रहा। मैं एक काम करता हूँ, मैं आज काम देखकर आता हूँ। भगवान करे आज मुझे काम मिल ही जाए। ऐसा कहकर रामवीर गांव के जमींदार रतन सिंह के घर जाता है। सेठ जी, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई काम हो तो आप मुझे दे सकते हो। कोई भी काम हो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे काम दे दीजिए। मैं सेठ जी बहुत ही परेशानी में हूँ।
फिर रतन सिंह कहता है, रामदीन, मेरे पास मज़दूरों की कोई कमी नहीं है। खेत में बहुत सारे मज़दूर हैं, तो मैं तुम्हें क्या ही काम दूँ। फ़िलहाल मुझे मज़दूरों की कोई ज़रूरत नहीं है। जब होगी तो तुम्हें बुला ही लूँगा। रतन सिंह ऐसा बोल ही रहा होता है कि तभी उसकी पत्नी सुमित्रा आकर बोलती है, सुनिए जी, बाजार से कुछ सामान लाना है। हमारा नौकर नंदू अभी तक आया क्यों नहीं? कहाँ रह गया? सुमित्रा, तुम भूल गई, चंदू कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गया है। उसके रिश्ते में किसी की शादी थी, वो अभी नहीं आ पाएगा। हे राम, मैं तो भूल ही गई। मुझे तो उसकी आदत पड़ चुकी है। बिना चंदू के कैसे होगा? मेरा तो उसके बिना कोई काम ही नहीं होता। बहुत से काम वह संभाल लेता था। अब बाजार से सामान लाना है, कौन लाएगा? तभी रामवीर बोल पड़ता है, सेठ जी, अगर आपका नौकर छुट्टी पर गया है तो मैं कुछ दिनों के लिए उसकी जगह पर काम कर सकता हूँ। उसकी जगह पर रख लीजिए मुझे सेठ जी। फिर रतन सिंह कहता है, रामदीन, तुमसे इस उम्र में क्या ही काम होने वाला है। लेकिन बेचारा रामदीन फिर कहता है, नहीं नहीं सेठ जी, मैं कर दूंगा। मैं मालकिन के सारे काम कर दिया करूंगा। जो भी मालकिन कहेंगी मैं सब काम करूंगा, छोटा बड़ा सब काम। मैं सब काम कर दूंगा सेठ जी। फिर रतन सिंह कहता है, अच्छा ठीक है, वैसे भी चंदू नहीं है तो तुम उसकी जगह पर काम कर सकते हो। ये लो सुमित्रा, तुम्हें चंदू की जगह एक दूसरा नौकर मिल गया। जब तक चंदू नहीं आ जाता, जब तक तुम्हारा काम रामदीन करेगा। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है सुमित्रा। ठीक है, चंदू हो या रामवीर, मुझे तो बस काम से मतलब है। चलो रामवीर, अभी से काम पर लग जाओ। बाजार जाना है, मैं तुम्हें सामान लिख कर दे देती हूँ, वह सामान बाजार से ले आना। रामवीर रतन सिंह के घर नौकरों की तरह काम करने लगता है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। जब चंदू आता है तो रतन सिंह उससे गुस्से से बोलता है, क्यों चंदू भाई, आज आ गया तू? 15 दिन की छुट्टी बोलकर गया था और आज पूरे 1 महीने बाद लौट रहा है। अब तेरे लिए मेरे पास कोई काम नहीं है। तेरी जगह मैंने अब दूसरा नौकर रख लिया है। तू अब यहाँ से जा सकता है। ऐसा कहकर रतन सिंह चंदू को काम से निकाल देता है। रामवीर को तनख्वाह मिलती है। वह अपनी पत्नी के लिए दवाइयाँ लाता है। अब रामवीर के घर की समस्या थोड़ी कम होने लगती है। सुनो रामवीर, आज खाना थोड़ा ज़्यादा बन गया है। तुम घर जाते वक्त अपने घर ले जाना। इतना सारा है कि तुम्हारे घर पर खाना पकाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और तो और, ऐसा खाना तुम्हारे घर वालों ने कभी खाया भी नहीं होगा। वह भी देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। जाते समय लेकर जाना। ठीक है मालकिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सारा खाना और पकवान देख राधा बहुत खुश हो जाती है।
उस दिन सब लोग पेट भर के खाना खाते हैं। ऐसे ही रामवीर का गुजारा चलने लगता है। यहाँ रतन सिंह के घर पर एक आदमी आकर बोलता है, रतन सिंह, चल बाहर निकल। तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? रतन सिंह कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करने की? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ? तुम किससे बात कर रहे हो? अपनी औकात में रहो। फिर वह आदमी कहता है, औकात में तो तू रहे। अगर मैं अपनी औकात में आ गया तो तुम्हारा लड़का इस गांव में नज़र भी नहीं आएगा। समझ गया ना? फिर रतन सिंह कहता है, ऐसा क्या कर दिया मेरे बेटे अशोक ने जो तुम उसे मारने की भी सोचने लगे हो? क्या कर दिया? तुम्हारा बेटा पूरे गांव में आवारागर्दी करता हुआ फिरता है, दारू पीता है, जुआ खेलता है। ये बात सारा गांव जानता है। और आज तो उसने हद ही कर दी। और आज तो उसने मेरी बेटी को ही छेड़ दिया। रतन सिंह, तू होगा बहुत बड़ा जमींदार। भले ही हम पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन इज्जतदार लोग हैं। इज्जत से खाते हैं और इज्जत से जीते हैं। अगर तेरे बेटे ने हमारी इज्जत के ऊपर हाथ डाला तो रतन सिंह सोच लेना, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। इस बार मैं तुझे चेतावनी देने आया हूँ। सोच लेना, अगली बार मैं तुझे चेतावनी देने भी नहीं आऊँगा। अगर आज के बाद ऐसा हुआ तो यह मामला सीधे मैं पंचायत में ले जाऊँगा। फिर रतन सिंह उस आदमी से कहता है, तुम्हें क्या पता भाई, मैं उसे कितना सुधारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह लड़का मेरी एक बात भी नहीं मानता है। आने दो अशोक को, मैं उससे बात करता हूँ। आइंदा से वह ऐसा कभी नहीं करेगा। बस इस बार उसे माफ़ कर दो। फिर वह गांव का आदमी कहता है, रतन सिंह, वही बताने आया हूँ। इस बार तो उसे मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अपने बेटे को समझा के रख, अगली बार का अंजाम सही नहीं होगा। उसे क्या लगा हम गरीब लोग हैं तो उसकी मनमानी सहे जाएंगे और उससे कुछ नहीं कहेंगे? मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ रतन सिंह, लेकिन अपनी बेटी की इज्जत पे बात आई तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर चाहे सामने कोई भी आ जाए, मैं तुझसे नहीं डरता, समझा? और अपने बेटे को भी समझा के रख। अगर आइंदा वह मेरी बेटी के आसपास भी दिखा तो मैं उसे मार दूंगा। घर आकर रतन सिंह अपनी पत्नी सुमित्रा से कहता है, यह सब तुम्हारे लाड प्यार की वजह से हो रहा है। वह लड़का मेरी एक बात नहीं सुनता, क्योंकि जब देखो तुम उसकी तरफदारी करती रहती हो। वह आवारा कहीं का, जब देखो बस जुआ खेलता रहता है। उसे मैं अपने काम में हाथ बटाने के लिए कहता हूँ तो मेरी एक बात नहीं मानता, कभी मेरा सहारा नहीं बनता। हमेशा बस जुआ खेलता रहता है। भले ही जुआ खेलता है, लेकिन पैसे कमाकर तो लाता है ना। आप ऐसा क्यों कहते हो? भोला है, नादान है, जवान है, थोड़ी सी भूल हो गई होगी। शायद उसे वह लड़की पसंद आ गई होगी, इसलिए थोड़ी बात कर ली होगी और उस लड़की ने घर जाकर यह कह दिया होगा कि अशोक ने उसे छेड़ दिया। आप इन छोटे लोगों को नहीं जानते।
ये छोटी सी बात का बहुत बड़ा बतंगड़ बना देते हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे बेटे ने उसे छेड़ा होगा। सुमित्रा, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोलती जा रही हो? तुम अभी भी उसकी तरफदारी कर रही हो। फिर सुमित्रा रतन सिंह से कहती है, मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ। मैं तो आपको सच्चाई बता रही हूँ। आप हर बार मेरे बेटे को ही दोष देते हो कि वह कमाकर नहीं लाता। वह तो रोज़ कमाकर लाता है, भले ही जुआ खेलता है, लेकिन मजाल हो जो वह कभी हारा हो, रोज़ पैसे लाकर मुझे देता है। अरे वह तो जुए में माहिर है। गांव में किसी की मजाल नहीं जो उसे हरा दे। अगर वो जुए में पैसे उड़ाता हो, रोज़ हार कर आता हो, तो मैं आपकी सारी बात सुनती। लेकिन मैं इस बारे में नहीं सुनूंगी, क्योंकि मेरा बेटा कमाकर लाता है। आप ही बताइए, क्या मेरा बेटा आपके पैसे उड़ाता है? नहीं ना। जिस दिन उड़ाएगा, हार कर आएगा, उस दिन बात करना। उस दिन मैं खुद आपके कारोबार में हाथ बटाने के लिए कहूँगी उससे। उससे पहले आप मुझसे उसके जुए के बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे। मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। सुमित्रा, वह जिस तरह से पैसे कमा रहा है वह तरीका बहुत ही गलत है। किसी दिन वह लड़का बहुत ही बुरा फंसेगा और उसका भुगतान मुझे करना पड़ेगा। पहले तो सिर्फ जुआ ही खेलता था, अब तो लड़कियां भी छेड़ने लगा है। आज तक गांव में किसी की औकात नहीं हुई मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करने की, लेकिन वह 2 टके का आदमी, तुमने देखा नहीं उसने मुझसे किस तरीके से बात करी थी, और मजबूरन मुझे उसकी सारी बातें सुननी भी पड़ी, क्योंकि गलती तुम्हारे बेटी की है। उसे क्या ये गरीब फटीचर की लड़की ही मिली? मैं तो अब ऐसे लड़के से तंग आ चुका हूँ। मेरी तो किस्मत फूट चुकी है। फिर सुमित्रा कहती है, हाँ, मैं मानती हूँ इसमें उसकी थोड़ी सी गलती है, लेकिन मेरे पास उसके लिए भी एक तरकीब है। हम उसकी शादी करा देते हैं। वैसे भी उसकी शादी लायक उम्र हो गई है। मुझे लगता है एक बार उसकी शादी हो गई तो वह पूरी तरह सुधर जाएगा। आवारागर्दी भी नहीं करेगा। शादी के बाद अक्सर लड़के सुधर जाते हैं। ये भी सुधर ही जाएगा। शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन सुमित्रा, इसके लिए हमें लड़की देगा कौन? मैंने पिछली बार हुकुम सिंह से इसके लिए बात करी थी, लेकिन उन्होंने मेरे मुंह पर ही मना कर दिया, क्योंकि सारे गांव को पता है कि यह लड़का कैसा है। बाप अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से नहीं करेगा जो शराब पीता हो, जुआ खेलता हो और आवारागर्दी करता हो। और इसके चर्चे तो पूरे गांव में हैं, तो इसकी शादी तो नहीं होगी गांव से। तो हमें अब इसके लिए लड़की कहाँ से मिलेगी? इसके लिए मुझे शादी के रिश्ते के लिए भी बात करने में शर्म आती है। इसके लिए कोई अच्छे घर की लड़की तो मिलेगी ही नहीं।
पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। फिर सुमित्रा कहती है, मैं जानती हूँ हमें अशोक के लिए कोई अच्छे घर की लड़की तो नहीं मिलेगी, लेकिन मेरी नज़र में मैमंदर की एक लड़की है। अगर आप उससे रिश्ते की बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वह इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी मना करेगा। तुम किसकी बातें कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। सही बात बताओ। अरे, हमारा एक नौकर है ना, रामदीन। उसकी एक बेटी है, राधिका। दिखने में भी अच्छी है और तो और काम भी बहुत करती है। मुझे लगता है आप रामदीन से बात करिए, और उसकी कोई औकात ही नहीं है कि वह इस रिश्ते के लिए मना कर दे। अरे, उसके तो भाग ही खुल जाएंगे कि उसकी लड़की इतने बड़े घर में जा रही है। उसके लिए यह तो गर्व की बात होगी कि हमने उससे उसकी लड़की का हाथ मांगा। वह मना तो नहीं कर पाएगा। वैसे भी उस फटीचर की लड़की से कौन ही शादी करेगा? हमारे टुकड़ों पर पलता है, वह तो मना नहीं करेगा। तुम सही कह रही हो सुमित्रा। रामदीन से बात करनी चाहिए। वह हमसे मना नहीं करेगा। वह तो खुद हमारे टुकड़ों पर पलता है। उसके बाद फिर रामदीन रतन सिंह के घर आता है और रतन सिंह उससे कहता है, रामदीन, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। फिर रामदीन रतन सिंह से कहता है, जी सेठ जी, बोलिए ना, क्या बात है? आपको क्या बात करनी है? फिर रतन सिंह कहता है, रामदीन, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। सुनोगे तो तुम भी बहुत खुश हो जाओगे। आज हम तुम्हारी सारी चिंता मिटाने वाले हैं। हम हमारे बेटे की शादी तुम्हारी बेटी राधिका से करना चाहते हैं। हम राधिका बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। यह बात सुनते ही रामदीन दुखी हो जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। फिर वह रतन ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? हमारी बेटी का रिश्ता आपके बेटे के साथ नहीं सेठ जी। मुझे माफ़ कर दीजिए सेठ जी। लेकिन सेठ जी, मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। आप मेरे से उम्मीद मत रखिए। फिर रतन सिंह गुस्से से कहता है, रामदीन, जुबान संभाल कर बात करो। तुम होश में भी हो? क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? मेरे पास कितनी धन दौलत है। अरे तुम तो एहसान मानो कि हम तुम्हारी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। ऐसा रिश्ता तो तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा रामदीन। तुम्हारी बेटी मेरे घर पे आके राज करेगी। उसने तो कभी सपने में भी यह नहीं सोचा होगा कि इतने ऊंचे घर में उसकी शादी होगी। एक तो मैं तुम पे एहसान कर रहा हूँ, और ऊपर से तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो कि तुम ही इस गांव के ज़मींदार हो। फिर रामदीन रतन सिंह से कहता है, माफ़ कीजिए सेठ जी, लेकिन आपके बेटे अशोक को पूरा गांव जानता है कि आपका बेटा अशोक कैसा है। और मैं भी आपके बेटे को अच्छे से जानता हूँ। और इतना सब कुछ पता होने के बावजूद मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे अशोक से कैसे कर दूँ?
मैं अपनी बेटी को जीते जी नरक में नहीं ढकेलूँगा। सेठ जी, भले ही हम गरीब हों, लेकिन ईश्वर के भरोसे रहते हैं। मेरी बेटी की शादी कब होगी और कौन से होगी, यह सब ईश्वर तय करेगा, और जो मेरी बेटी की किस्मत में होगा वह उसे मिल ही जाएगा। लेकिन मैं जानबूझकर अपनी बेटी राधिका को नरक में नहीं ढकेलूँगा। मुझे माफ़ कर दीजिए सेठ जी। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है सेठ जी। आप अपने लड़के के लिए कोई और लड़की देख लीजिए। मैं अपनी बेटी राधिका की शादी तुम्हारे बेटे अशोक से नहीं कर सकता हूँ। फिर रतन सिंह कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे टुकड़ों पर पलता है और मेरे से ही जुबान लड़ाता है। भूल मत रामदीन, तेरे घर में खाने के लिए अनाज नहीं था, फिर मैं तेरा सहारा बना। मैंने तुझे पाला है, तू मेरी वजह से ही अब पल रहा है। तेरा घर आज मेरी वजह से चल रहा है, एहसान फरामोश कहीं का। लेकिन फिर रामदीन भी रतन सिंह से कह देता है, माफ़ कीजिएगा सेठ जी, मैं आपके घर पे मुफ्त की रोटी नहीं खाता हूँ। उसके लिए मैं आपके घर पे दिन रात काम करता हूँ, तब जाके आप मुझे उसकी कीमत देते हो। फिर रतन सिंह कहता है, लगता है तेरे कुछ ज़्यादा ही पर निकल आए हैं। चल अब मैं भी देखता हूँ कि तेरा घर कैसे चलता है, और अपनी बेटी राधिका की शादी तू कैसे करता है। अभी के अभी निकल जा तू यहाँ से। और हाँ, काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुझे आज और अभी काम से बाहर निकाल रहा हूँ। चल अब निकल और जाकर भीख मांगकर अपने घर का पेट पाल। जब घर में खाने के लिए निवाला नहीं होगा ना, जब तुझे पता चलेगा कि तूने कितनी बड़ी भूल की है। तू भी क्या याद रखेगा रामदीन कि तूने किस आदमी से पंगा लिया है। रतन सिंह रामदीन को बहुत अपमानित करके अपने घर से निकाल देता है। रामदीन का परिवार बहुत दुखी होता है। अब रामदीन के वही पुराने दिन शुरू हो जाते हैं।